Yes, good morning, all of you. I am starting with a new Ind AS today. Ind AS 16 Property, Plant and Equipment. हम लोग Ind AS 16 से शुरू करेंगे and this is a Property, Plant and Equipment. Yes, Property, Plant and Equipment. ये सब लोग एक नया पेज ले लो. चलो नया पेज ले लो and write the heading. Ind AS 16. Ind AS 16 Property, Plant Ind AS 16 Property, Plant and Equipment. सी एग्जैक्टली सेम तुमने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किया था, सेम एज AS 10. CA इंटर में मैंने ही तुम लोगों को करवाया था, सेम एज AS 10. मैंने CA इंटर में जो AS 10 करवाया था वो पूरा डिटेल में करवाया था, सेम एज AS 10. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. सी बेसिक रिव्यू समझ लो. इसके लिए हम लोग ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करने वाला है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसेट्स का है, और एसेट्स में भी कौन से एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का. फिक्स्ड एसेट्स में ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. ये हम लोग ने FI जैसी 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स जब शुरू किया था तब से सीखा है. फिक्स्ड एसेट्स दो टाइप के होते हैं, वन इज टेंजेबल and other type of fixed asset is intangible. Tangible and intangible. Tangible और intangible में बेसिक फर्क यही है, tangible is with physical substance. Tangible asset is with physical substance. You can see, you can touch, you can sell it. And intangible is without physical substance. दिस इज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता. इनटेंजिबल इज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस. टेंजिबल के एग्जांपल्स दूं तो बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, इक्विपमेंट एटसेट्रा. इनटेंजिबल के अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो इनटेंजिबल में आएगा गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स. ये तुम्हारे इंटेंजिबल के एग्जाम्पल. सो एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल. और ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजेबल नहीं, टेंजेबल एसेट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. इंड AS 16 इज नॉट रिलेटेड टू इनटेंजिबल, इट इज रिलेटेड टू टेंजेबल. हम लोग टेंजेबल एसेट्स क्या होता है पहले उसका मीनिंग सीखेंगे. इन दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू लर्न द मीनिंग ऑफ टेंजेबल. फिर उसके बाद में हाउ टू डिटरमाइन इट्स कॉस्ट, उसका कॉस्ट कैसे फाइंड करना वो सीखेंगे. रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट. फिर उसके बाद मेंटेनेंस, दैट इज सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, मेंटेनेंस. उसके बाद में हम लोग सीखेंगे उसका डेप्रीसिएशन के बारे में. डेप्रीसिएशन के बारे में डिस्पोजल, उसके बाद में डिस्पोजल आएगा.
और डिस्पोजल के बाद में आएगा डिस्क्लोजर। सो हम लोग टेंजेबल एसेट्स का मीनिंग, कॉस्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन दैट इज मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल एंड डिस्क्लोजर, ये सीखने वाले, लेकिन टेंजेबल एसेट्स का, इनटेंजेबल एसेट्स का नहीं। सी व्हाट इज एक्स्ट्रा विच वॉज नॉट देयर इन सीए इंटर। सर सीए इंटर में जो नहीं था, एक्स्ट्रा क्या है? सी एक्स्ट्रा ये है, एक स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था, सर आप बोलते हो एसेट का मतलब समथिंग विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एनी एक्सपेंसेस विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज एसेट। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? मैं तुमको इंटर में क्या नहीं था उसी के बारे में बता रहा हूं। मैं हमेशा एसेट्स के लिए बोलता हूं, एनी एक्सपेंसेस विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज नोन एज एसेट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब होता है इनकम। अगर आज मैंने एक बैलेंस शीट में व्हीकल परचेज किया है, इफ आई परचेज अ व्हीकल, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और मैंने एक बस परचेज की है, तो ये बस से मैं पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करूंगा। इनफैक्ट पैसेंजर्स है, गुड्स है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाऊंगा तो उससे मेरे को हायर चार्जेस मिलेगा। सो ये इनकम जनरेट होनी चालू हो गई। तो देख लो, ये व्हीकल खरीदने में जो खर्चा लगा था ना, उसने इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना चालू किया। तो क्या सर, क्वेश्चन यही है क्या सर, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर नहीं दिखे तो एसेट नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। बेनिफिट्स का मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मीन्स इट विल बेनिफिट कंपनी। इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब जरूरी नहीं पीएनएल के क्रेडिट में एक इनकम दिखनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यही समझा रहा हूँ। इंडिया 16 बोलता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है इट विल बेनिफिट द कंपनी, नॉट नेसेसरली वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। जरूरी नहीं है पीएनएल के क्रेडिट में कोई इनकम ही हो। इट विल बेनिफिट द कंपनी इनडायरेक्टली ऑल्सो, नॉट डायरेक्टली। सीधा पीएनएल के क्रेडिट में कोई इनकम नहीं दिखेगी। इन शॉर्ट, क्वांटिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी। आज मैं एक फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करता हूं मेरे क्लासरूम में, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर से कोई मेरे को स्टूडेंट वो फायर एक्सटिंग्विशर देख के थोड़ी ज्वाइन करता है कि ये क्लासेस में फायर एक्सटिंग्विशर है, एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर है। उनको देख के थोड़ी कोई क्लास ज्वाइन करता है। अरे एसी बहुत ज़्यादा चिल्ड, एकदम बहुत ठंडा एसी है। अरे ये सब चीज़ें देख के मेरे कोई पीएनएल के क्रेडिट में स्टूडेंट्स की फीस नहीं आती है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, एयर प्यूरिफायर, ये सब जो है ना, ये सपोर्टिंग पीपी है। फायर एक्सटिंग्विशर्स गवर्नमेंट के तरफ से कंपल्शन है कि कोचिंग क्लासेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। कल को आग लग जाए, इतने बच्चों की लाइफ रिस्क पे नहीं होनी चाहिए। सो फायर एक्सटिंग्विशर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए। एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर भी होने चाहिए बच्चों के लिए। बट फायर एक्सटिंग्विशर्स तो एक कंपल्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो मैं नहीं लगाऊं तो माई लाइसेंस टू रन कोचिंग क्लासेस, मेरा लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। आई विल नॉट बी अलाउड, दे विल नॉट परमिट मी टू रन कोचिंग क्लासेस। सो एक्चुअली ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के वजह से कोई डायरेक्ट इनकम नहीं आती है, बट इसके वजह से मेरा बिजनेस स्मूथली चलता है। मेरे को गवर्नमेंट के तरफ से कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं आती है। एयर प्यूरिफायर के वजह से बच्चे कम बीमार होते हैं। एयर प्यूरिफायर की वजह से बच्चे रोज क्लास में आते हैं, वो क्लास में बैठने से बीमार नहीं होते। वाटर प्यूरिफायर की वजह से अच्छा पानी पीते, बीमार नहीं होते, रेगुलरली आते हैं, पढ़ते हैं। सेम वे मैं बोल सकता हूँ, मेरा ऑफिस स्टाफ एयर प्यूरिफायर की वजह से रेगुलर आता है, बीमार नहीं होता है। वाटर प्यूरिफायर लगाता हूँ, उसके वजह से अच्छा पानी पीते, बीमार नहीं होते, और वो 365 दिन काम करते हैं तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है, मेरा बिजनेस बढ़ता है। इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस में मेरी इनकम बढ़ती है। तो सीधा कोई पीएनएल के क्रेडिट में कुछ नहीं दिखेगा। ये सब सपोर्टिंग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो फायर एक्सटिंग्विशर इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एयर प्यूरिफायर इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दो यू विल नॉट सी एनी डायरेक्ट इनकम बिकॉज ऑफ दोज assets on P&L credit, but it indirectly benefits the business. So इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब जरूरी नहीं है पीएनएल के क्रेडिट में डायरेक्टली कोई रुपीज में इनकम दिखे। इनडायरेक्ट बेनिफिट का मतलब ये वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते, उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ रुपीज। वो इनडायरेक्टली भी बिजनेस को बढ़ने में मदद कर सकता है।
अच्छा, और एक डाउट एक स्टूडेंट ने पूछा, सर बहुत सारे छोटे छोटे एसेट्स होते हैं जैसे डाइज है, मोल्ड्स है, टूल्स है, तो सर टूल्स, डाइज, मोल्ड्स, ये सब को सर छोटे छोटे एसेट्स होते हैं। डाई है मेरे पास, कुछ भी चीज़ बनाने की डाई होती है, तो ये सब को सर क्या करें, ये सब को पीपी बोलने का या क्या बोलने का? तो जो बहुत छोटे छोटे एसेट्स होते हैं ना, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू के, तो इंडियस बोलता है इनकी वैल्यू मटेरियल नहीं है। अगर वैल्यू मटेरियल नहीं तो उसको राइट ऑफ करो पीएनएल में। लेकिन अगर ऐसे एसेट्स को हम लोग एग्रीगेट कर ले, सिमिलर नेचर के एसेट्स को अगर एग्रीगेट करके एक ग्रुप बना ले, वन सिंगल ग्रुप ऑफ अदर एसेट्स, डाइज, मोल्ड्स कैन बी एग्रीगेट, यू कैन एग्रीगेट इन वन सिंगल ग्रुप, तो फिर उनकी वैल्यू थोड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है और उनको हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं सिंगल पीपीई एज अ सिंगल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अदर एसेट्स में 3-4 एसेट्स होंगे, तीनों को क्लब करके उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है। सो याद रखना, अगर क्लब नहीं करते हैं तो ऐसे एसेट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू जो होती है एसेट्स की, वो पीएनएल में राइट ऑफ करने का। अच्छा, क्या अमाउंट मटेरियल है, क्या अमाउंट इमटेरियल है, दैट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो एक 5,000 की वैल्यू दे रखी थी कि एनी एसेट द कॉस्ट ऑफ विच इज लेस देन 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल। बट अभी इंडियस ऐसी कोई वैल्यू नहीं देता है। इंडियस बोलता है अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से तुमको लगता है ये मटेरियल है, तो ये एसेट को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करो। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से तुमको लगता है ये इमटेरियल वैल्यू है, तो फिर इमटेरियल है तो डोंट शो इट एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीएनएल में राइट ऑफ करो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस। मैंने एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया है और जैसे हम लोग बाकी स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, सेम वे आई एम स्टार्टिंग विद दिस। लिखो कॉन्सेप्ट 1। अपने जो कॉन्सेप्ट चलेंगे वो रोमन नंबर्स चलेंगे। तुम्हारे साथ में ऑलरेडी 2 इंडियस कर चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड बोरोइंग कॉस्ट, तो यू नो माय मेथड ऑफ गिविंग नोट्स। मीनिंग ऑफ पीपीई, meaning of PPE, property, plant and equipment. Meaning of PPE, property, plant and equipment. As per the provisions of India 16, as per the provisions of India 16, comma, the following 4 conditions. The following 4 conditions should be satisfied. The following 4 conditions should be satisfied to the following 4 conditions should be satisfied to classify an asset. To classify an asset under the head to classify an asset under the head PPE. To classify an asset under the head PPE, number 1, it should be a tangible fixed asset.
it should be a tangible fixed asset. मेरे 4 कंडीशन है. सबसे पहली कंडीशन है ये टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए. इसका मतलब है इट शुड नॉट कवर एनी इंटेंजेबल एसेट, क्योंकि इंटेंजेबल एसेट के लिए दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड AS 38. सो ये स्टैंडर्ड कवर करेगा सारे टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स को, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स. और टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए ही इंड AS 16 है. सो पहली तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मीनिंग ऑफ पीपी, हम लोग पीपी किसको बोलते हैं, हम टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. दूसरी कंडीशन, अगर ये 4 में से एक भी कंडीशन फेल हो गई ना, अरे 4 में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो याद रखना उसको हम लोग प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं मानेंगे. सो पहली कंडीशन है इट शुड बी अ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स. सेकेंड कंडीशन है इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज. अरे हम लोग ने ये एसेट अपने पास रखा है यूज करने के लिए. फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, शोरूम में भी यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स इट इज हेल्ड फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज इन ऑफिस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, दैट इज फॉर शोरूम. सो इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, इन एडमिनिस्ट्रेशन, और फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये फैक्ट्री में यूज हो सकता है, ऑफिस में यूज हो सकता है, और ये टेंजेबल एसेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए यूज हो सकता है. या फिर मैं खुद यूज नहीं कर रहा हूं, बट इसको मैंने रखा हुआ है फॉर अर्निंग रेंटल्स. अर्निंग रेंटल्स आइदर इट इज हेल्ड फॉर यूज और इट इज हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल्स. अर्निंग रेंटल्स की बात करेंगे तो मालूम है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग रेंट पे देते हैं और उससे रेंट कमाते हैं. या लीज में सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो खाली लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे देते हैं, लेकिन मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स अगर लीज पे देंगे तो इंड AS 116 आता है. सो कोई भी एसेट अगर हम लोग लीज पे देते हैं तो रेंटल इनकम्स आती है. अरे रेंटल इनकम की अकाउंटिंग तो इंड AS 40 और इंड AS 116 करेगा, लेकिन वो जो एसेट मैंने दिया है लीज पे, वो एसेट तो टेंजेबल एसेट है. उसका जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा तो वो तो इंड AS 16 करेगा. इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू जो निकालनी है, फिर फ्यूचर में उसको डेप्रिशिएट करना है, वो तो इंड AS 16 का काम है. सो कंडीशन 1 ये एक टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए. टेंजेबल इसका मतलब ये इंटेंजेबल नहीं होना चाहिए. कंडीशन 2, हमने खरीदा है बेचने के लिए नहीं. अगर खरीदा है बेचने के लिए तो वो इन्वेंट्री हो जाएगी. हमने खरीदा है यूज करने के लिए, और कहां पे यूज कर सकता हूं मैं, फैक्ट्री में मशीनरी यूज करूंगा गुड्स बनाने के लिए, ऑफिस में कंप्यूटर है, फर्नीचर है, यूज करूंगा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, और मेरे पास एक शोरूम है, मेरे पास एक डिलीवरी वैन है, ये मैं यूज करूंगा फॉर माई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. या फिर मैं इससे रेंटल इनकम कमाऊंगा. लैंड एंड बिल्डिंग अगर मैंने रेंट पे दिया है, या मैंने मशीनरी इक्विपमेंट रेंट पे दिया है, तो रेंट की अकाउंटिंग तो इंड AS 40 और इंड AS 116 करेगा, लेकिन वो बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, वो मशीनरी, इसकी जो वैल्यू निकालनी है फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश बैंक, मशीनरी इक्विपमेंट टू कैश बैंक, इसकी वैल्यू जो निकालनी है, इनिशियल रिकॉग्निशन तो इंड AS 16 करेगा. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, उसको डेप्रिशिएट करना है, उस पर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, ये सब इंड AS 16 करेगा. खाली रेंट की अकाउंटिंग इंड AS 40 और इंड AS 116 करेगा, याद रखना. सो ये दूसरी कंडीशन है, या तो यूज करने के लिए या रेंटल इनकम कमाने के लिए. और एक कंडीशन है, टोटल 4 कंडीशन है. तीसरी कंडीशन, उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए. अगर एसेट कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैंने बताया ना इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है यू कैन नॉट क्वांटिफाई, यू कैन नॉट से सर पीएनएल के क्रेडिट में कोई इनकम ही नहीं आई. अरे इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी चलता है. लेकिन अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे रहा है तो उसको बैलेंस शीट में रखने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो एसेट नहीं है, वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, पीएनएल में राइट ऑफ करोगे. तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दो इकोनॉमिक बेनिफिट्स का. सी मैंने कैमरा परचेज किया, ये कैमरा 2.5 लाख रुपए का है, और ये कैमरा मेरे को यूज करना था मेरे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने के लिए.
लेकिन पुराने कैमरा से काम चल रहा था और मैंने सोचा ये एक बार मेरा करंट बैच खत्म हो जाए, उसके बाद मैं नया इक्विपमेंट यूज करूंगा। करंट बैच खत्म होने के बाद जब मैं वो कैमरा इंस्टॉल करने गया तो मेरा टेक्नीशियन बोलता है, सर ये 6 महीना पुराना हो गया, सर ये तो आउटडेटेड हो गया, ये टेक्नोलॉजी अभी आपके करंट सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल नहीं है। सर लेक्चर तो रिकॉर्ड मत करना, इससे लेक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, बच्चे रिकॉर्डिंग आपके लेंगे ही नहीं। ये सॉफ्टवेयर ही कहा, सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटेबल ही नहीं है आपका कैमरा। अरे मैंने बोला मैंने तो 2.5 लाख रुपए का खरीदा है, ये तो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इससे मैं इनकम कमाऊंगा रिकॉर्डिंग कर करके। लेकिन टेक्नीशियन बोलता है, सर घर के कोई फोटोज लेने हैं ना, घर का कोई वीडियो लेना है ना, घर के फंक्शन का तो ले लेना, लेक्चर तो मत ही रिकॉर्ड करना। इसका मतलब है नाउ दिस कैमरा इक्विपमेंट इवन दो आई स्पेंड, मैंने खर्चा तो किया था 2.5 लाख रुपए का, बट अब ये मेरे कोई काम का नहीं है। अगर ये मेरे काम का नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूँ? अगर ये मेरे काम का नहीं है तो मैंने पहली एंट्री पास की थी कैमरा इक्विपमेंट टू बैंक, और दूसरी एंट्री पास करूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैमरा इक्विपमेंट बीइंग लॉस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाला नहीं है मेरे को। सो ये मेरे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं रहा। सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना बहुत जरूरी है। सो अगर नहीं है, मैंने बोला नहीं, ये 4 में से एक भी कंडीशन फेल हो गई। पहली कंडीशन इट शुड बी ए टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। सर इंटेंजेबल हुआ तो फिर ये स्टैंडर्ड में नहीं, इंड AS 38 में जाओ। अगर इंटेंजेबल हुआ तो इंड AS 38 में जाओ। इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं यूज के लिए या रेंटल इनकम कमाने के लिए ले रहा हूं तो ये PPE है। सर मैंने खरीदा है बेचने के लिए, तो फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से निकालो, इसको AS2 में डील, इंड AS2 में डील करना। इन्वेंट्री, सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं, अरे तो ये एक्सपेंडिचर है, PNL के डेबिट में लेके जाओ। और एक कंडीशन है, लास्ट कंडीशन, दैट इट्स कॉस्ट शुड बी नोन टू द एंटरप्राइज। अरे इसका कॉस्ट कितने में खरीदा है वो तुमको मालूम होना चाहिए, वो तुमको मालूम होना चाहिए। अगर कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो तो इवन दो इट इज एन एसेट, इवन दो इट इज अ टेंजेबल एसेट, इवन दो यू आर यूजिंग दिस एसेट, इवन दो यू आर यूजिंग इट और यू आर अर्निंग रेंटल्स और इट इज गिविंग यू इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते कितने का है, अगर वो वैल्यू में अगर नहीं निकाल सकते तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, कंडीशन 4 फेल हो जाएगी। सो ये चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये 4 में से एक भी कंडीशन अगर फेल हुई तो याद रखना ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं माना जाएगा। सो इट शुड बी अ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले इट शुड बी अ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, उसके नीचे लिखो इट मीन्स, बिलो दैट राइट इट मीन्स that this standard will cover all tangible fixed assets. It means that this standard will cover all tangible fixed assets. Example, land and building, furniture, land and building, furniture, vehicles etc. For tangible fixed assets, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंड AS 16।
and for intangible fixed assets, इंडियाज 38, जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे वो इंडियाज 38 करेंगे। ये पहली कंडीशन हो गई, इट शुड बी अ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। कंडीशन 2, इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। It should be held for use in production. It should be held for use in production का मतलब है फैक्ट्री में यूज होगा। It should be held for use in production. हाँ, use in administration. When I say एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया ऑफिस, ऑफिस। यूज इन प्रोडक्शन का मतलब हो गया फैक्ट्री, यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया ऑफिस। यूज फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूज फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया शोरूम। देख लो, फैक्ट्री में यूज हो सकता है, ऑफिस में यूज हो सकता है, शोरूम के लिए यूज हो सकता है। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, managing activities for sale of goods, that is administration. So याद रखना, it should be held for use, it is not held for resale। और अगर तुम लोग फैक्ट्री में यूज नहीं कर रहे हो, ऑफिस में यूज नहीं कर रहे हो, शोरूम में यूज नहीं कर सकते, और तुमने इसको रखा हुआ है रेंटल इनकम कमाने के लिए, इट शुड बी हेल्ड, इट शुड बी हेल्ड it should be held for earning rentals. It should be held for earning rentals. It should be held for earning rentals. अगर मैं earning rentals की बात करूं, if I talk about earning rentals, so rentals कमाने के लिए अगर लैंड एंड बिल्डिंग में रेंट पे दूं तो इंडियाज 40 अप्लाई होएगा। मेरे दिमाग में 2 इंडियाज आता है, इंडियाज 40। रेंटल्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की अगर बात करूं तो इंडियाज 40। और लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा अगर रेंटल्स ऑफ अदर एसेट्स, अरे एनी अदर एसेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, एनी अदर एसेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग की बात करूं तो मेरे पास इंडियाज 116 है, इंडियाज 116। तो अगर मैं रेंटल इनकम कमाने की बात करूं तो मेरे दिमाग में 2 इंडियाज आता है। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक इंडियाज है अपने पास, इंडियाज 40। अगर लैंड एंड बिल्डिंग से हम लोग रेंट कमा रहे हैं, और मशीनरी इक्विपमेंट कोई भी दूसरे एसेट से अगर हम लोग रेंट कमा रहे हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है लीज का। अरे रेंटल्स की अकाउंटिंग है वो पर्टिकुलर इंडियाज करेगा, इंडियाज 40 या इंडियाज 116। लेकिन ये एसेट है, ये तो प्रूव करना पड़ेगा, ये एसेट की वैल्यू तो बुक्स में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है
तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू निकालना पड़ेगा। बिल्डिंग में मटेरियल, लेबर, जो भी खर्चा लगा सब ऐड करके उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग टू कैश बैंक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इसकी जो वैल्यू मेजर करेंगे हम लोग, वो जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा, फ्यूचर में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये सब अगर बेचेंगे तो बिल्डिंग अपने बुक से निकालना पड़ेगा। ये सब तो इंडिया 16 का काम है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमने रेंट पे दिया, अदर एसेट्स, तो मशीनरी इक्विपमेंट की एक इनिशियल रिकॉग्निशन की वैल्यू तो होगी, वो इंडिया 16 में होगा। रेंटल्स जो आ रहा है उसके लिए, रेंटल इनकम के लिए इंडियस 40 और इंडियस 116, समझा कि नहीं? सो अकाउंटिंग फॉर रेंटल्स विल बी डन बाय दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट अकाउंटिंग फॉर एसेट्स विल बी डन एज पर इंडियस 16। सो लिखो नीचे, अकाउंटिंग फॉर rentals will be done as per Ind AS 40. Accounting for rentals will be done as per Ind AS 40 and Ind AS 116. Accounting for rentals will be done as per Ind AS 40 and Ind AS 116, but accounting for assets will be done as per Ind AS 16, will be done as per Ind AS 16। देख लो मेरी सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई। कंडीशन 1 टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए। कंडीशन 2 या तो हेल्ड फॉर यूज या और हेल्ड फॉर रेंटल्स होना चाहिए। यूज में फैक्ट्री में भी कर सकता हूँ, ऑफिस में भी कर सकता हूँ, और मैं सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आई कैन यूज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, आई कैन यूज़ फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, और आई कैन हेल्ड इट फॉर अर्निंग रेंटल्स। लेकिन अगर हेल्ड फॉर रीसेल है तो वो इन्वेंट्री हो जाएगा, हेल्ड फॉर रीसेल नहीं है ये। कंडीशन 3, कंडीशन 1 हो गया, कंडीशन 2 हो गया, नाउ कंडीशन 3। कंडीशन 3, इट शुड हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द एंटरप्राइज। It should have some economic benefits. It should have some economic benefits. It should have some economic benefits for the enterprise. It should have some economic benefits for the enterprise. मैंने बताया ना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो फिर हम लोग इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं मान सकते। एंड लास्ट है, इट्स कॉस्ट शुड बी नोन टू एंटरप्राइज। इट्स कॉस्ट should be known to yes, its cost should be known to the enterprise. उसका कॉस्ट हमको मालूम होना चाहिए। इट्स कॉस्ट शुड बी नोन टू द एंटरप्राइज। सर कॉस्ट तो मालूम ही होएगा ना, कॉस्ट कैसे नहीं मालूम होएगा सर?
सी हमेशा नहीं मालूम होता है। मैंने तुमको एक सीए इंटर में भी एग्जाम्पल दिया था, तुम भूल गए होगे तो मैं याद दिलाता हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे इंटर में उनको भी बताता हूँ, तुमको याद आ जाएगा। जो लोग मेरे से पढ़े हैं मैंने ये समझाया हुआ है। क्या है ना, एक दिन मैं मुंबई लोकल ट्रेन में जा रहा था और मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा, हिल साइड रिवर साइड लैंड ₹135 पर स्क्वायर फीट, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, हिल साइड रिवर साइड, नियर टू मुंबई, 2 आवर्स नियर टू मुंबई। तो मैं चला गया साइट पे देखने के लिए और मेरे को पता चला ये तो बहुत जबरदस्त जगह है। मैं करजत में गया और बहुत बहुत मस्त प्रीमाइसेस, फुल ग्रीनरी, रिवर साइड, हिल साइड। तो मैंने क्या किया, काफी बड़ी जगह परचेज कर ली। मैंने बहुत बड़ी जगह परचेज कर ली, मेरे को जगह अच्छी लगी और मैंने जगह परचेज कर ली। कोई मेरे को पूछे कि अपनी कितनी जगह है, तो मैं बोलता हूँ जितने नज़र फैलाओ ना, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाती है ये जगह अपनी। मैंने एक बहुत बड़ा प्लॉट परचेज कर लिया, क्योंकि कितने में आया, 135 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का तो प्लॉट है ये प्लॉट कितने का है, 135 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्लॉट है। तो मैंने ये प्लॉट परचेज कर लिया। शुरू में मैंने सोचा था यहाँ पे मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, रो हाउसेस बनाऊंगा और बेचूंगा, और मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू करा लिया। लेकिन जब भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे फाउंडेशन भी होता है। अगर एक 10 माले की बिल्डिंग है तो कम से कम 2 माला जमीन के नीचे भी होता है, सीधा जमीन से नहीं बनाते, नहीं तो गिर जाएगी वो। सो फाउंडेशन का काम चालू था। फाउंडेशन के काम में जमीन, अपने को जमीन खोदनी पड़ती है। सो वाइल डिगिंग द लैंड, वहां से पानी आना शुरू हो गया जमीन से। और मुंबई में ये नॉर्मल है, हम जमीन खोदते तो पानी आ ही जाता है। सो अपने लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है ये। सो हमने क्या किया, उस दिन काम रुकवा दिया। मैंने उस दिन काम रुकवा दिया। मैं बोला, मैंने लेबरर्स को भेज दिया, मेला देख लो यहाँ पे पानी है, एक बार भर जाने दो, फिर भर जाएगा तो मोटर लाके खाली कर देंगे, फिर आगे का काम करेंगे। सो उस दिन लेबर चले गए और अगले दिन मोटर लेके आए। लेकिन हमने देखा कि ये पानी है ना, इसमें से धुआं निकल रही थी। मैंने पानी में हाथ डाल के देखा तो बॉइल्ड वाटर था, थोड़ा बॉइलिंग वाटर था। तो मेरे को समझ में आ गया ये तो हॉट वाटर गीजर है। और ऐसे हॉट वाटर गीजर हमारे नॉर्थ में होते हैं, हमारे तीर्थ स्थान पे होते हैं, जहाँ पे जमीन में से गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी का कुंड। ऐसे हॉट वाटर गीजर्स बहुत सारे न्यूजीलैंड में भी है। तो अभी ये हॉट वाटर गीजर है तो मेरे दिमाग में आया, बोला कोई बिल्डिंग नहीं, रो हाउस नहीं, अब यहाँ पे बनेगा रिक्रिएशन सेंटर। हम बनाएंगे रिक्रिएशन सेंटर। ये जो हॉट वाटर गीजर है, अब मैंने एडवर्टीजमेंट करना चालू किया कि नियर टू मुंबई, 2 आवर्स जर्नी, किसी को शरीर में कोई भी पुराना दर्द है, आओ हम लोग नेचुरल तरीके से उसका इलाज करेंगे। यहाँ पे मैंने एक गेस्ट हाउस बना दिया, मैंने यहाँ पे गेस्ट हाउस बना दिया। और गेस्ट हाउस है तो उनके खाने के लिए मैंने एक होटल बना दिया और 3 डिस्पेंसरी बना दी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक। अब मैंने एडवर्टीजमेंट करना चालू किया और एक्चुअली आजकल सारे लोग बीमार ही रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है। तो कुछ 1-2 बीमार आ गए इधर, उनको कमर में दर्द था या नी में पेन था, कभी कोई ट्रीटमेंट कराए नहीं, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी करते तो बहुत रिलीफ मिलता है। उनको ये हॉट वाटर गीजर, ये गर्म पानी के कुंड में उनको दिन में 2 बार नहाने के लिए बोला और थोड़ा डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए बोला। वो लोग इधर रहे, इधर खाना खाया, वो सब फ्री नहीं है, उसकी फीस लगी। और 5 दिन 10 दिन बिना टेंशन के रहे ना तो उनको अच्छा फील हुआ। और कुछ लोगों को तो ऐसा भी फील हुआ कि दर्द कम हो गया है। और बस उसके बाद उन्होंने जाके पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी, ज़बरदस्त पब्लिसिटी शुरू कर दी। अरे बोले कोई डॉक्टर की दवाई नहीं लेने का, जाओ इधर ठीक हो जाओगे।
तो पहले तो मैं लोगों को बुलाता था एडवर्टीजमेंट करके, अब लोग अपने आप मेरे पास आने लगे। ये तो इमेजिक का जैसा हो गया। फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं कि आज हम लोग आ सकते हैं कि हमारा 10 जन का ग्रुप आ रहा है, हमारा 50 लोगों का ग्रुप आ रहा है, 100 लोगों का ग्रुप आ रहा है, और मैं बोलता हूँ नहीं नहीं आज की बुकिंग फुल है। ऐसे मेरा बिजनेस चल पड़ा। तो अभी क्या है ना, बहुत साल तक मैंने बिजनेस किया, उसके बाद में मैंने सोचा बस हो गया, अभी अब कोई काम नहीं करना। इतना पैसा है कि आगे की लाइफ आराम से, मैं इंटरेस्ट भी, बैंक का इंटरेस्ट भी मिलेगा, उससे भी मेरा आगे का काम चल सकता है। इतना पैसा मेरे पास है, इंटरेस्ट भी इतना आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं खा पाऊंगा मैं। सो इट्स बेटर नाउ आई विल सेल दिस प्रीमाइस। ये जो मेरी ज़मीन है ये मैं बेच देता हूँ। अच्छा, खरीदा था ना, तो ये ज़मीन मैंने बहुत कम में खरीदी थी, 135 पर स्क्वायर फीट। लेकिन आज मैं बेचूंगा तो 2 एसेट है, एक तो ये ज़मीन है और दूसरा एसेट है ये हॉट वाटर गीज़र। ये हॉट वाटर पूल जो है ना, ये भी एक एसेट है। बेचने के टाइम पे मैंने 2 प्राइस मांगा, लैंड का मांगा 10 करोड़ और ये हॉट वाटर पूल का मांगा 100 करोड़। तो मेन इनकम तो इसी की है। लेकिन तुम बोलो ना, ये हॉट वाटर गीज़र मैंने परचेज थोड़ी किया था। कोई मेरे को पूछे अपने बुक्स में क्या वैल्यू है, अरे तो मेरे बुक्स में तो 0 वैल्यू है, क्योंकि मैं तो इसका कॉस्ट ही मेजर नहीं कर सकता। मेरे लिए तो नेचुरल गिफ्ट था, मेरे लिए तो नेचुरल गिफ्ट था। एक दिन लेबर्स को बुलाया था, 100 रुपया दिया था, तो 100 रुपया थोड़ी कॉस्ट लिखूंगा इसकी। लेबर्स लोग जो जमीन खोद के गए थे तभी तो पानी आया था। तो ये तो मेरे लिए नेचुरल गिफ्ट था। तो आई कैन नॉट मेजर द कॉस्ट, आई कैन नॉट मेजर द कॉस्ट। मैं कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ निकाली है मैंने, उसका वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाया और मैंने बेच दिया। सो देख लो, मैं इसका कॉस्ट मेजर नहीं कर सकता, तो मेरा एसेट होते हुए भी सारे एसेट्स के क्वालिटीज है, इससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमा रहा हूं। कोई मेरे जमीन पे खाली इतने दूर खाली यहाँ पे रहने को थोड़ी आ रहा है, ये गर्म पानी के कुंड में नहाने को आ रहा है। सो यहाँ पे ये मेरा एसेट है, लेकिन इसका कॉस्ट मैं मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए नेचुरल गिफ्ट है। सो आई कैन नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर तुमने मेरे को 110 करोड़ देके ये खरीद लिया, 10 करोड़ प्लस 100 करोड़, 110 करोड़ रुपया देके अगर मेरे से ये परचेज कर लिया, तो तुम दोनों वैल्यू रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि तुमने पेमेंट किया। तुमने 10 करोड़ जमीन का दिया है और 100 करोड़ हॉट वाटर गीजर का दिया। सो याद रखना, लैंड एंड बिल्डिंग का तुमने 10 करोड़ दिया, ये जमीन पे ये बिल्डिंग भी है, ये सुपर स्ट्रक्चर्स भी है, ये सब का 10 करोड़ और 100 करोड़ तुमने मेरे को दिया हॉट वाटर पूल का। तो तुम अपने बुक्स में 110 करोड़, 10 करोड़ सेपरेटली और 100 करोड़ सेपरेटली 2 एसेट रिकॉर्ड करोगे। बट ये मेरे बुक्स में मेरा एसेट होते हुए भी मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं इसका कॉस्ट मेजर नहीं कर पा रहा हूं। इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। सो ये 4 कंडीशन है, ये चारों के चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम लोग उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, और हम लोग उसको इंडिया 16 में अकाउंटिंग के लिए उसको इंडिया 16 में डील करेंगे। देख लो, ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, हाँ, इट शुड बी अ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट। ये कंडीशन नंबर 1 है, ये टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए। इसका मतलब इंटेंजेबल एसेट्स नहीं होना चाहिए। ये हमने यूज के लिए या रेंटल इनकम कमाने के लिए लिया है, बेचने के लिए नहीं लिया है। फिर इट्स उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर लास्ट वाला है इट्स कॉस्ट शुड बी नोन टू द एंटरप्राइज। अरे इट्स कॉस्ट शुड बी नोन टू द एंटरप्राइज। ये पॉइंट नंबर 3 के क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3 के क्लैरिफिकेशन के लिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखोगे, पॉइंट नंबर 3 के लिए लिखोगे, हाँ, हेडिंग दे देना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट शुड हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ना। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जरूरी नहीं है डायरेक्ट इनकम होना चाहिए, तुम क्वांटिफाई करने को मत जाना, इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हो सकता है। लिखो, इफ मैंने एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर का एग्जांपल दिया था। इफ एनी एंटरप्राइज इंस्टॉल्स
If any enterprise installs safety and pollution control equipments if any enterprise installs safety and pollution control equipments, that is fire safety equipments, air purifier, etc. etc. Then these assets should also be considered. Then these assets should also be considered as PPE because these assets helps other assets, to perform better. सो उससे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलता है. इनडायरेक्टली मेरा बिजनेस उससे ग्रो करता है. और मैंने तुमको बताया छोटे छोटे मोल्ड डाइज, इनको इनसिग्निफिकेंट वैल्यू एसेट्स को अगर एक साथ मिला ले और सिंगल एसेट्स बना ले तो उसकी वैल्यू थोड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है और उसको हम लोग एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मान सकते हैं. लेकिन अगर ये एग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है और एसेट की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है तो पीएनएल में राइट ऑफ करना. ये मैंने 3 पॉइंट्स और तुम्हारे साथ डिस्कस किए थे, वो लिख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट 1 खत्म होगा. नंबर 2, वी कैन एग्रीगेट. Number 2, we can aggregate multiple assets. We can aggregate multiple assets having insignificant value. We can aggregate multiple assets having insignificant value as a single asset, for simple reporting. Such as molds, dyes, etc. We can aggregate multiple assets having insignificant value as a single asset for simple reporting.
क्योंकि उसकी वैल्यू थोड़ी सिग्निफिकेंट हो जाती है अगर एग्रीगेट कर सके। अगर नहीं एग्रीगेट कर सकते, इमटेरियल वैल्यू है, तो राइट ऑफ करो पीएनएल में। इफ एनी एसेट इज नॉट हैविंग, if any asset is not having, if any asset is not having material value, if any asset is not having material value, if any asset is not having material value, then it can be expensed in the same year, then it can be expensed in the same year. इंस्टेड ऑफ कैपिटलाइजेशन सेम ईयर में पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, सेम ईयर में पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने समझा दिया, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए 4 में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं मानेंगे। कौन से 4 कंडीशन? नंबर 1 हेल्ड फॉर, नंबर 1 इट शुड बी अ टेंजेबल एसेट। अगर इंटेंजेबल है तो इंडिया 38 में जाएगा, इंडिया 16 में नहीं आएगा। नंबर 2 हेल्ड फॉर यूज, नॉट हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर यूज और अर्निंग रेंटल्स, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल। नंबर 3 उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एंड नंबर 4 उसका कॉस्ट मालूम होना चाहिए, उसका कॉस्ट मालूम होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स, एयर प्यूरिफायर, ये सब इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं, तो ये भी पीपीई है। और अगर छोटे छोटे एसेट्स को एग्रीगेट करके एक सिंगल एसेट बनाया जा सकता है तो उसकी रिपोर्टिंग एज पीपी हो सकती है। लेकिन अगर वैल्यू एकदम ही इमटेरियल है, मटेरियल वैल्यू नहीं है और एग्रीगेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको बैलेंस शीट में मत दिखाना। सर व्हाट डू मीन बाय मटेरियल? अरे डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मेरे लिए मेरा बाइक है ना, मेरे ऑफिस में एक बाइक है, मेरे प्यून्स के लिए कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो मैंने एक बाइक परचेज किया है 70,000 का, मेरे लिए वो भी मटेरियल है। लेकिन अंबानी के लिए, मुकेश अंबानी के लिए बाइक मटेरियल नहीं होगा 70,000। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, सो दे में राइट ऑफ टू पीएनएल immediately, but I will show it as an asset. So materiality depends on organization to organization. So ये अपना पहला कॉन्सेप्ट 1 था, हम लोग कॉन्सेप्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 2 पे। एक लाइन छोड़ दो और लिखो कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 assets out of scope, assets out of scope of India 16। कुछ एसेट्स ऐसे जिसपे इंडिया 16 इज नॉट एप्लीकेबल। व्हेन आई राइट आउट ऑफ स्कोप का मतलब है इंडिया 16 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन। सो इंडिया 16 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन 3 डिवीजन होगा। इंडिया 16 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नंबर 1 बायोलॉजिकल एसेट्स, इंडिया 16 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स। हाँ, बायोलॉजिकल एसेट्स पे इंडिया 41 एप्लीकेबल है। बायोलॉजिकल एसेट्स पे इंडिया 41 एप्लीकेबल है। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स में बैरल प्लांट्स को मत लेना। बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बैरल प्लांट्स,
बेरर प्लांट्स पे इंडिया 16 एप्लीकेबल है। अब ये बायोलॉजिकल एसेट्स क्या है, बेरर प्लांट्स क्या है, फिर से बता देता हूं। सी प्लांट, लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स। जो लिविंग एनिमल्स होता है और जो पेड़ पौधे होते हैं ना, लिविंग एनिमल्स और प्लांट जो अपने आप बायोलॉजिकली ग्रो होते हैं, जिनकी बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है। एक बच्चा पैदा होता है, गाय का बछड़ा पैदा हुआ, बकरी का बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगा। अरे एक हम लोग ने बीज, जमीन में बीज लगाया और धीरे धीरे करके उससे पेड़ खड़ा होने लगा, ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग। सो ये बायोलॉजिकली बड़े होते हैं। तो ऐसे एसेट्स को बोला जाता है बायोलॉजिकल एसेट्स, जिनकी साइज जो है बायोलॉजिकली एक्सपांड होती है। आज एक मशीनरी लेके आया तो क्या 2 साल के बाद वो बड़ी नहीं हो जाएगी? उसका बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होगा। एक बिल्डिंग बनाई मैंने, कंस्ट्रक्ट की, तो वो क्या 2 साल के बाद में मालूम पड़ा 2 माले की बनाई थी, 10 माले की नहीं हो गई? उसमें बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होता। तो जो एसेट्स में बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, हम लोगों का बायोलॉजिकल ग्रोथ होता है ना। हम छोटे थे तो बहुत छोटे थे, फिर धीरे धीरे करके हमारी साइज बढ़ने लगी, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। हाँ, ऑफ कोर्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट। सो वो एसेट जिनके फिजिकल एक्सपांशन होता है, बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, उनको बोला जाता है बायोलॉजिकल एसेट्स। सो लिविंग एनिमल्स, काउस, बफेलोज, गोट्स, इनको हम लोग डील करेंगे इंडियाज 41 में। इंडियाज 41 में डील करेंगे। इनको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो वैल्यूएशन होता है ना, ये फेयर वैल्यू पे होता है। इनको हम लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते। और इंडिया 16 तो कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग करने की बात करता है। इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होना चाहिए। बायोलॉजिकल एसेट्स का तो इनिशियल रिकॉग्निशन भी फेयर वैल्यू पे होता है। फर्स्ट टाइम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड ही नहीं करते। सो इसलिए इंडियाज 41 में इससे डील करते हैं। लेकिन प्लांट और ट्रीज में 2 कैटेगरी है। एक वो ट्रीज जो हम लोग ग्रो करते हैं ओनली फॉर वुड। जैसे ये ट्री बड़ा हुआ उसको हम लोग काट देंगे, उसका लकड़ा ले लेंगे। जैसे टीक वुड है, मैपल वुड है, टीक वुड, मैपल वुड, ये सब जो होते हैं ना, ये सब ट्रीज हम लोग ग्रो करते हैं खाली उसके लकड़े के लिए। सागवान का लकड़ा होता है, मैपल वुड से फ्लोरिंग बनती है। तो ये जो पेड़ हम लोग ग्रो करते हैं जस्ट टू कट फॉर इट्स ट्रीज, आई मीन फॉर इट्स वुड, लंबर, तो उस पे इंडियाज 41 अप्लाई होता है। इस टाइप के ट्री के लिए इंडियाज 41 अप्लाई होता है। वी अप्लाई इंडियाज 41। लेकिन वो ट्रीज जो हम लोग ग्रो करते हैं फॉर इट्स फ्रूट्स, हम लोग ट्री को लकड़ा काट के लकड़ा बेचने के लिए नहीं ग्रो करते। जैसे मैंगो ट्री है, एलमंड ट्री है, कोकोनट ट्री, एप्पल ट्री, चेरी ट्री। अरे ये सब ट्रीज हमने ग्रो किया है फॉर इट्स फ्रूट्स। तो आज एक मशीनरी लाता हूं, तो मशीनरी लाने के बाद में उससे गुड्स प्रोड्यूस होता है, गुड्स बेच के इनकम कमाता हूं। तो यहां पे भी तो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। हर साल ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है और कई साल तक करते ही जाता है। 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल फ्रूट देते ही जाता है। तो ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट मशीनरी के तरह ही तो हुआ, तो ये इंडिया 16 में आता है। ये जो बेरर प्लांट्स का मतलब है प्लांट बेयरिंग फ्रूट्स। ये पीपीई है। तुम बोलोगे सर वो क्रॉप्स भी होते हैं ना, बाजरा, मेज, राइस। नहीं, अरे वो तो जब भी क्रॉप्स जैसे ही बड़ा होता है ना, तो हम लोग क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, काट लेते हैं, ग्रेन्स अलग करते हैं, और जो क्रॉप्स का जो रिमेनिंग पार्ट है that is a fodder that becomes food for cattles, cows, buffaloes। तो वो तो काटने के लिए हार्वेस्ट कर देते हैं। साल में 2 बार क्रॉप्स आते हैं ना,
खरीफ एंड रबी ऐसा 2 बार आता है, तो उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा नहीं होती। वो तो ग्रो करके जैसे ट्री को कट करते उसको भी हार्वेस्ट कर देते हैं। सो क्रॉप्स को नहीं बोलते हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो बायोलॉजिकल एसेट्स है। वो इंडियाज 41 में डील होगा, दैट विल बी डेल्ट इन इंडियाज 41। सर वो जो मैंगो लगा था ट्री पे उसको क्या बोलोगे? अरे मैं मैंगो की ट्री के मैंगो ट्री है ना उसको बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो मैंगो लगा था वो तो है बायोलॉजिकल एसेट का प्रोड्यूस, वो एसेट बायोलॉजिकल एसेट्स आई मीन वो एसेट से प्रोड्यूस मिला है, उसका ट्रीटमेंट। ऑन द डे आई प्लग द मैंगो, ऑन द डे आई प्लग आई डिटैच एप्पल, ऑन द डे आई डिटैच कोकोनट, ऑन द डेट ऑफ डिटैचमेंट इंडियस 41। फिर उसके बाद में फर्दर प्रोसेसिंग या उसको नहीं बेचा तो इंडियस 2, वो इन्वेंट्री बन जाएगा। वो मैं इंडियस 41 में सिखाऊंगा कि ऑन द पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट इंडियस 41, ये फ्रूट्स जो है इस पे इंडियस 41 लगेगा। मैं फ्रूट्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ट्रीज की बात कर रहा हूं। पहले तो एनिमल्स आर इंडियस 41 आइटम, दे आर नॉट माई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर इंडियस 16। ट्रीज में भी जो ट्रीज में ग्रो करता हूं टू कट इट्स वुड फॉर इट्स लंबर, वो इंडियस 41 में। लेकिन जो ट्रीज में ग्रो करता हूं कि फ्रूट्स बेचूंगा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो ये बायोलॉजिकल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता है। क्यों? बायोलॉजिकल एसेट्स पे इंडियस 41 अप्लाई होता है, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स में एक एसेट्स है बेरर प्लांट्स, उस पे अप्लाई होता है। अदर देन बेरर प्लांट्स उस पे अप्लाई होता है। सर मैंने चेरी ट्री ग्रो किया था, और सर आपको मालूम होगा चेरी ट्री का तो वुड भी बहुत महंगा बिकता है, तो फिर क्या करूं सर, इंडियस 41 या इंडियस 16? अरे अगर तुमने चेरी ट्री ग्रो किया है, अगर तुमने चेरी ट्री ग्रो किया और तुम्हारा इंटेंशन है कि बड़ा होएगा तो वुड उसका बेच देंगे, काट के लकड़ा बेच देंगे, तो फिर इंडियस 41। लेकिन तुमने बोला नहीं कभी भी लकड़ा नहीं बेचूंगा, मेरे को तो फ्रूट्स में इंटरेस्ट है, मैं तो फ्रूट्स बेचूंगा, तो फिर ये इंडियस 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाएगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव टू ग्रो दिस ट्री? अगर एक ट्री का वुड भी महंगा बिकता है, तुम वुड भी बेच सकते हो, फ्रूट्स भी देता है वो, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रूट्स बेचना है तो उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानो और उसकी अकाउंटिंग इंडियस 16 में करो। और अगर तुमको उसका लकड़ा बेचना है तो फिर इंडियस 41। इंडियस 41 तुम्हारा ऑब्जेक्टिव जो है उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग होगी। सर वो जो मैंगो ट्री था ना सर, 50 साल तक तो फ्रूट्स दिया, लेकिन अभी वो मैंगो ट्री में सर पिछले 2-3 साल से हो गया फ्रूट्स लग रहे ही नहीं, तो हम लोग उसको काट के उसका लकड़ा बेच देंगे और नया ट्री ग्रो करेंगे। तो सर अभी लकड़ा काट के बेचेंगे तो उसको ट्रांसफर करेंगे क्या पीपी से इंडियस 41 में? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, डोंट डू एनी ट्रांसफर। अरे जब मशीनरी पुरानी हो जाती है तो सेल ऑफ स्क्रैप होता है कि नहीं? सेम वे अगर ये ट्री फ्रूट्स नहीं दे रहा है और वो जगह पे तुमको नया ट्री ग्रो करना है, उसको वहां से निकालना है, उसका लकड़ा बेच देना है तुमको, तो फिर ये सेल ऑफ स्क्रैप माना जाएगा। इंडियस 16 का ही सेल ऑफ स्क्रैप माना जाएगा, ये कोई ट्रांसफर केस नहीं हो जाएगा। इसको इंडियस 41 में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो assets India 16 is not applicable on living animals and those plant and trees जहां पे मेरा इंटेंशन है लकड़ा काट के बेचूंगा। लेकिन अगर वो बेरर प्लांट्स है उससे मैं फ्रूट्स बेचूंगा तो इंडिया 16 विल बी एप्लीकेबल। सो बायोलॉजिकल एसेट्स पे अप्लाई नहीं होता और इंडिया 16 अप्लाई नहीं होता है नेचुरल आइटम्स पे, लाइक मिनरल ऑयल्स। वो जो वेस्टिंग एसेट्स होते हैं ना, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेस, पेट्रोल, क्रूड ऑयल्स, वही है मिनरल ऑयल्स, मिनरल ओर्स। इनके लिए दूसरे स्टैंडर्ड्स है। अदर वेस्टिंग एसेट्स, अदर वेस्टिंग एसेट्स, यस अदर वेस्टिंग एसेट्स, इनके लिए अपने पास इंडियाज 106 है जो एट प्रेजेंट अपने सिलेबस में नहीं है बट इंडस्ट्री को एप्लीकेबल है।
हाँ इंडियस 106। हाँ फिर उसके बाद इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वेस्टिंग एसेट्स, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज जो होते हैं उनको बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स, एंड इट इज नॉट ऑन रिटायर्ड एसेट। तुम बोलोगे सर इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन रिटायर्ड एसेट्स का मतलब, मैं एक मशीनरी को यूज कर रहा था, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन अब मैंने जर्मनी से एक नई मशीनरी मंगा ली है, जर्मन मेड हाईटेक मशीनरी, तो पुरानी मशीनरी को अब मैंने यूज़ करना बंद कर दिया, साइड में रख दिया, उसको बेचूंगा मैं, इसको मैं बेचूंगा, दैट इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, दैट इज नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, मैंने बेचने के लिए रख दिया। तो अगर बेचने के लिए रख दिया तो जो 4 कंडीशन थी ना, इनिशियल 4 कंडीशंस, नंबर 1 इट शुड बी अ टेंजेबल एसेट, तो यस ये मशीनरी टेंजेबल एसेट है। नंबर 2 इट इज हेल्ड फॉर यूज, नाउ इट इज नॉट हेल्ड फॉर यूज, इट इज हेल्ड फॉर सेल। हाँ मेरा धंधा नहीं है, मेरा बिजनेस नहीं है मशीनरी खरीदने बेचने का, नहीं तो इन्वेंट्री बोलता था, बट स्टिल इट इज नाउ नॉट हेल्ड फॉर यूज, इट इज हेल्ड फॉर सेल। तो इसको हम लोग एक इंडियस में डील करेंगे, इंडियस 105। ये इंडियस 16 में डील नहीं होगा, ये इंडियस 105 में डील होगा। फिर नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ऐसा कोई सीए इंटर में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, लेकिन यहां पे है। तो इंडिया 16 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसेट्स, बट इट इज एप्लीकेबल ऑन बेरर प्लांट्स, बेरर प्लांट्स पे एक नोट दूंगा। It is not applicable on wasting assets, that is non-regenerative resources, and it is not applicable on non-current assets held for sale। एक बेरर प्लांट्स पे जो मैंने समझाया, मैं नोट देना चाहता हूं, फ्रूट बेरिंग ट्रीज पे लिखो इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन बेरर प्लांट। Important notes on bearer plant. Important notes on bearer plant. मैंने बताया ना बेरर प्लांट्स का मतलब होता है फ्रूट गिविंग ट्रीज। बेरर प्लांट का मतलब हो गया फ्रूट गिविंग ट्रीज। लिखो एज पर द प्रोविजंस as per the provisions of India 16, as per the provisions of India 16, comma, as per the provisions of India 16, comma, bearer plants are not biological assets, bearer plants are not biological assets, but these plants are considered as PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ एक तो इनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। एक तो इट शुड प्रोड्यूस सम एग्रीकल्चरल फ्रूट्स, लाइक इट शुड हैव सम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इट शुड हैव लाइफ मोर देन 1 year, एंड दीज ट्रीज आर ग्रोन नॉट विद एन इंटेंशन टू गेट इट्स लंबर। सो ये कंडीशंस अपने को दिखे तो ये बेरर प्लांट्स है। द फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। The following conditions the following conditions should be satisfied
the following conditions should be satisfied to classify a plant under the heading of bearer plant. Under the heading of bearer plant. Number 1, it should have some agricultural produce. It should have some it should have some agricultural produce that is fruits. Example एप्पल ट्री, क्योंकि एप्पल ट्री से एप्पल मिलता है. मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, एटसेट्रा. सेकेंड कंडीशन, बेरर प्लांट्स की उसकी लाइफ 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए. वो वीट, बाजरा, मेज, वो क्रॉप्स की लाइफ 1 साल से कम होती है, लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए. हाँ, इट शुड हैव यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर. It should have useful life. It should have useful life of more than 1 year. And number 3, these trees are not grown. These trees are not grown with the intention. These trees are not grown with the intention These trees are not grown with an intention of getting its lumber. With the intention of getting its lumber. That is nothing but wood log. वुड लॉग्स, वुड का जो लॉग बनता है उसको लंबर बोलते हैं. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नंबर 1, वो फ्रूट्स बेरिंग ट्रीज होना चाहिए, लाइफ मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए, और हम लोग उसको ग्रो इसलिए नहीं कर रहे कि बड़ा होए तो लकड़ा काट के बेचे. ठीक है ना. कुछ और क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स है इसमें मैंने समझाया था. क्रॉप्स वगैरह नहीं लेना अपने को. इफ एनी ट्री और प्लांट इज ग्रोन, इफ एनी ट्री or plant is grown, if any tree or plant is grown with an intention,
If any tree or plant is grown with an intention, if any tree or plant is grown with an intention of getting wood, of getting wood or crops, then it will be considered as biological assets. Then it will be considered as biological assets. It will be considered as biological assets, Ind AS 41. Example, टीक वुड. अरे टीक वुड ट्री हम लोग ग्रो करते हैं फॉर टीक वुड ओनली. पाइन वुड ट्री, मैपल वुड ट्री. हाँ, मैपल वुड ट्री. वीट क्रॉप, मेज क्रॉप, ये क्रॉप्स भी जो होते हैं हार्वेस्ट हो जाते हैं. मेज क्रॉप एटसेट्रा. इनको हम लोग Ind AS 41 में डील करेंगे. Ind AS 41 में डील करेंगे. ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं माने जाएंगे. ये लो, 2 कॉन्सेप्ट करवा दिया. क्या क्या आउट ऑफ स्कोप है वो भी बता दिया. आउट ऑफ स्कोप ये है, बायोलॉजिकल एसेट्स Ind AS 41 कवर करेगा. वेस्टिंग एसेट्स Ind AS 106 करेगा. एंड रिटायर्ड एसेट्स दैट इज नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल Ind AS 105 कवर करेगा. Ind AS 16 का कोई काम नहीं है. सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ऑल्सो कंप्लीटेड. मैं जा रहा हूं मेरे अगले कॉन्सेप्ट पे. कॉन्सेप्ट 1 हो गया, कॉन्सेप्ट 2 हो गया. Now I am going for my next concept, that is concept number 3. और concept number 3 अभी लंबा चलेगा. हम लोग बात करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन की. Concept 3, first time recording of property, plant and equipment in books of accounts. Concept 3, measurement of cost of PPE. Measurement of cost of PPE, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे. मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ PPE एट इनिशियल रिकॉग्निशन. सो फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसका क्या कॉस्ट बुक्स में लिखेंगे, एसेट का क्या कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बुक्स में रिकॉर्ड करना है ना. इनिशियल रिकॉग्निशन मींस फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग टेंजेबल एसेट्स इन बुक्स, तो उसका कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब यहां पे तुमको अलग अलग सिचुएशन मिलेगी.
अगर तुम इमीडिएट पेमेंट करते हो, पेमेंट कैश इमीडिएट पेमेंट करके कोई एसेट खरीदा, तो उसका कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एसेट के बदले एसेट अगर एक्सचेंज किया तो कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? खुद ने कंस्ट्रक्ट किया सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? या डिफर्ड पेमेंट में एसेट खरीदा, हायर परचेज एक्विजिशन, तो उसमें एसेट का कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो लिखो नीचे, एज पर द प्रोविजंस as per the provisions of Ind AS, as per the provisions of Ind AS 16, cost of PP can be measured as per the provisions of Ind AS 16, cost of PP can be measured at the time of initial recognition in the following 4 cases. In the following 4 cases. 4 सिचुएशन है. नंबर 1, पेमेंट बाय कैश, दैट मीन्स इमीडिएट परचेज, कैश दिया, एसेट उठा के ले आए. पेमेंट बाय कैश. नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स. Number 3, self-constructed assets. And number 4, hire purchase acquisition. हायर परचेज एक्विजिशन. अब ये 4 अलग अलग केसेस है, चारों अलग अलग केसेस को सीखेंगे, ठीक है ना. अभी इंडिविजुअल एक एक केस को हम लोग सीखते हैं. सबसे पहले सीखेंगे पेमेंट बाय कैश. अरे लेकिन इसके पहले अभी तक मैंने क्या सिखा दिया? मैं तो स्टैंडर्ड में अभी आगे आगे डेप्थ में चले जाता रहूंगा. मैं स्टैंडर्ड्स में, ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आगे आगे बढ़ते जाऊंगा. सुनो, मैंने अभी तक सिखाया है that this accounting standard deals with tangible fixed assets. intangible fixed assets से डील करेंगे Ind AS 38 में. tangible fixed assets हम लोग Ind AS 16 में डील करेंगे, लेकिन वो टेंजेबल फिक्स एसेट्स के 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तो ही उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मानेंगे. हाँ, वो टेंजेबल, आई मीन पीपी उसको कंसीडर करने के लिए Ind AS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसीडर करने के लिए 4 कंडीशंस अपने को सेटिस्फाई करना होगा, जिसमें एक है वो टेंजेबल होना चाहिए, इंटेंजेबल नहीं होना चाहिए. नंबर 2, हेल्ड फॉर यूज और फॉर अर्निंग रेंटल्स होना चाहिए, हेल्ड फॉर रीसेल नहीं होना चाहिए. नंबर 3, वो हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स देना चाहिए.
एंड नंबर 4 उसका कॉस्ट हमको मेजरेबल होना चाहिए, कॉस्ट आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। 4 में से एक भी कंडीशन गई, सर वो इंटेंजेबल है तो पीपी नहीं है, इंड AS 30 है। सर टेंजेबल तो है लेकिन सर वो हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है, हेल्ड फॉर रीसेल तो वो इन्वेंट्री है। सर वो टेंजेबल भी है, हेल्ड फॉर यूज और अर्निंग रेंटल्स भी है, लेकिन सर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है तो पीएनएल में एक्सपेंस है वो। सर वो टेंजेबल भी है, हेल्ड फॉर यूज और अर्निंग रेंटल्स भी है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेगा, लेकिन सर उसका कॉस्ट मेजर नहीं कर पा रहे, तो सारे एसेट्स के क्वालिटीज होते हुए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। याद है वो हॉट वाटर पूल जो था वो बुक्स में नहीं था, वो सब बेनिफिट्स दे रहा था, तो बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई एसेट को रिटायरमेंट दे दिया है तो कंडीशन नंबर 2 फेल हो गई, हेल्ड फॉर यूज नहीं है वो, तो नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल वो इंड AS 105 में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, क्रूड ऑयल्स वगैरह, नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, वेस्टिंग एसेट्स, तो इंड AS 106 ऐसे एसेट्स यहां पे डील नहीं होते। लेकिन अगर प्लांट और ट्रीज ग्रो किया फॉर इट्स वुड और लंबर, देन उसको डील करेंगे इंड AS 41 में। लेकिन अगर फ्रूट ट्रीज है तो उसको हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मानेंगे। फ्रूट ट्रीज हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मानेंगे और उनकी अकाउंटिंग SPP करेंगे, उनको बोला जाता है बेरर प्लान्स। अब आ गए हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन पे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का याद रखना इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होता है। फिर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए, दैट मींस बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट जब एसेट ट्रेवल करता है तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए 2 मॉडल यूज होंगे, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। बट जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वो कॉस्ट मॉडल पे, वो ऑन कॉस्ट होगा। और जब मैं कॉस्ट पे इसको रिकॉर्ड करूंगा तो कॉस्ट क्या अमाउंट मेरे को लेनी है, उसमें मेरे पास 4 सिचुएशन है। गया एसेट का पेमेंट किया और ले आया तो उसकी क्या प्राइस बुक्स में रिकॉर्ड करूं, दैट इज पेमेंट बाय कैश। या एक एसेट के बदले दूसरा एसेट लिया तो आने वाले एसेट की क्या कॉस्ट रिकॉर्ड करूं। या फिर मैंने खुद ने बनाया एसेट, तो बनाया तो क्या कॉस्ट रिकॉर्ड करूं, एसेट की क्या वैल्यू लूं। या डिफर्ड पेमेंट में खरीदा तो क्या वैल्यू लूं। अरे ये एक्सचेंज ऑफ एसेट्स तो मैं कर चुका हूं डिटेल में, या तो मैं बोलूंगा रिफर इंड AS 40। इंड AS 40 में याद है विद कमर्शियल सब्सटेंस, विदाउट कमर्शियल सब्सटेंस, विद कमर्शियल सब्सटेंस, विदाउट कमर्शियल सब्सटेंस, ये मैंने करवाया था। सो इंड AS 40 के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आज सॉल्व करके दे देना प्लीज। आज बैठना, रात को 2 घंटा पढ़ाई करना, वो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स के सारे एग्जाम्पल पहले रिफर करना जो मैंने करवाए हैं, जो मैंने लिखवाए हैं करवाए हैं, और एक अपने क्लास टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम भी करवाया है। वो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स आज डन होना चाहिए, और जब भी होमवर्क करते हो तो प्लीज रेड कलर के पेन से करके मेरे को सेंड किया करो। सो आज ये करना है, मैंने तुमको काम दे दिया। चलो सबसे पहला पेमेंट बाय कैश। हाँ जी, ये जो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है ना, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स इंड AS 40 में जो मैंने एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करवाए, सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिखवा के करवाए थे, और प्लस अपने क्लास टेक्स्ट बुक का भी प्रॉब्लम था। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाला होमवर्क करके भेजना रेड कलर के पेन से, ठीक है। चलो पेमेंट बाय कैश। अब हम लोग डील करेंगे, एक एक आइटम से डील करेंगे, जिसमें मैंने इंड AS 40 वाला पार्ट एक्सचेंज ऑफ एसेट्स जो है तुमको बोला आज जाके कर लेना। एक्विजिशन बाय कैश, एक्विजिशन बाय कैश, एक्विजिशन ऑफ PPE,
बाय कैश का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट। अरे ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने इंटर में भी इतना ही डिटेल में करवाया था। अगर तुम इंटर का भी नोट्स पढ़ो ना, तो वो इंडिया 16 ही करवाया था मैंने। अगर कोई पीपी हम लोग इमीडिएटली खरीद लेते हैं कैश में, तो उसमें 3 टाइप के एक्सपेंसेस आएंगे। नंबर 1 परचेज प्राइस, जो हम लोग खरीदते हैं तो परचेज प्राइस पे करते हैं बिल के हिसाब से, और उसको अपने लोकेशन तक लाने के लिए काफी सारे खर्चे लगते हैं, रिलेटेड एक्सपेंसेस। और एक होता है डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस। 3 टाइप के एक्सपेंसेस आएंगे। एक मशीनरी है मैंने परचेज की, अरे एक मशीनरी मैंने परचेज की तो उसका परचेज प्राइस जो भी होगा वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। अगर हम लोग ने कुछ वर्बल बार्गेन किया रहेगा और कुछ प्राइस कम कराई होगी तो वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद ही बिल बनता है। सो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। और फिर उसके बाद में खरीदा तो टैक्स भी देना पड़ा होगा, तो नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं लेना प्लीज। जो वन टाइम टैक्स है नॉन रिफंडेबल, वही पार्ट बनेगा एसेट का। एसेट खरीदते हैं तो कोई अगर ड्यूटीज एंड टैक्स देना पड़ता है। अगर एक बिल्डिंग परचेज की है, प्रीमाइसेस खरीदी है, तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, हमारे नाम पे ट्रांसफर कराने का चार्जेस, सो वो प्रॉपर्टी के साथ ही ऐड होता है। अगर मशीनरी खरीदी है और मैंने चेन्नई से परचेज की है, तो वहां से चेन्नई से मुंबई तक आने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। चाइना से मंगाया तो ओशन फ्रेट लगेगा, जर्मनी से मंगाया एयर फ्रेट लगेगा। फिर रास्ते में डैमेज नहीं हो जाए तो उसके लिए मैं इंश्योरेंस कराऊंगा, ट्रांजिट इंश्योरेंस। फिर उसके बाद में जहां से मैंने उस मंगवाया वहां पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस लगेगा, मेरे डेस्टिनेशन पे अनलोडिंग चार्जेस लगेगा, रास्ते में हैंडलिंग और डिलीवरी चार्जेस लगेगा। फिर मेरे यहाँ पे जब वो मशीनरी आएगी तो मैं एक जगह तैयार करूंगा, उसके लिए एक स्टैंड बनवाऊंगा, कंक्रीट का स्टैंड, वुड का स्टैंड, तो उसको बोलते हैं साइट प्रिपरेशन को। साइट रेडी कराई, वो साइट बनाने के लिए जो खर्चा लगा वो भी मशीनरी में ऐड करूंगा। फिर इंस्टॉलेशन फिक्सेशन चार्जेस, इंस्टॉल करवाने का कोई प्रोफेशनल पर्सन को फीस दिए वो लगाएगा, वो भी ऐड करूंगा। ये सब मैं ऐड करूंगा। सो सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा। सो याद रखना 3 टाइप के एक्सपेंसेस आएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर तुम इमीडिएट कैश पेमेंट देके खरीदती हो तो तुमको 3 टाइप के एक्सपेंसेस मिलते हैं। लिखो, इफ एनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एक्वायर्ड, if any property, plant and equipment is acquired by payment in cash, is acquired by payment in cash, is acquired by payment in cash, then the following 3 expenses should be considered. Then the following 3 expenses should be considered as part of cost of PPE. As part of cost of PPE, कौन से 3 एक्सपेंडिचर? नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 रिलेटेड एक्सपेंसेस,
And number 3, estimated removal cost. एस्टिमेटेड रिमूवल कॉस्ट मैं तीनों समझाता हूं, ये एस्टिमेटेड रिमूवल कॉस्ट भी समझाऊंगा। सबसे पहले परचेज प्राइस, एक स्टेटमेंट बना लेते, स्टेटमेंट में मैं लिखाते जाऊंगा। लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई। स्टेटमेंट शोइंग statement showing calculation of cost of PPE. Number 1, purchase price net of trade discount. मैंने खरीदा, सामने वाले ने बोला 1 लाख, मैंने बोला 90,000, उसने बोला 95, तो ये वर्बल डिस्काउंट थे। ये कोई अर्ली पेमेंट करने पे डिस्काउंट होता है, वो कैश डिस्काउंट होता है, ये वो डिस्काउंट नहीं था, ये नेगोशिएशंस था। सो 95 में डील डन हो गया, मैंने बोला ना तुम्हारा ना मेरा 95। सो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो बच गया, हाँ नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट बिल में आता ही नहीं है, 95 का ही बिल बनेगा, 1 लाख माइनस 5,000 नहीं, 95 का ही बिल बनेगा। सो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन उसको मेरे जगह तक लाने पे बहुत खर्चा लगा। ऐसे ही वो प्रॉपर्टी अपने पास नहीं आ गई, ऐसे ही वो एसेट अपने पास नहीं आ गया। एड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस, हाँ ऐड अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस। अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? अदर रिलेटेड एक्सपेंसेस में आएगा, पहले तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर करानी है, तो नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर अगर मैं मंगा रहा हूं कहीं और से, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा मेरे जगह तक लाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, फ्रेट चार्जेस, दैट इज फ्रेट चार्जेस, ओशन फ्रेट, एयर फ्रेट, रेलवे फ्रेट। फ्रेट चार्जेस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ही होता है। फ्रेट चार्जेस, रास्ते में डैमेज नहीं हो जाए इसलिए इंश्योरेंस करवाया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, और लोड करवाया, फिर मेरे यहां पे अनलोड करवाया, डिलीवरी करवाया, तो उसका भी लगता है लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, डिलीवरी चार्जेस, लोडिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, and delivery charges, loading, unloading, handling and delivery charges।
कोई ब्रोकरेज दिया, कमीशन दिया, वो भी ऐड करेंगे। अरे ये सब ये एसेट के लिए ही है। ये एसेट को मेरे जगह तक लाने पे ये सारे खर्चे लग रहे हैं। फिर मेरे जगह पे आने से मैंने वो एक साइट तैयार की, एक स्टैंड बनवाया वुडन का या कंक्रीट का, तो वो बनाने में जो खर्चा लगा उस पे ये मशीनरी तो रखूंगा मैं। तो बोलते हैं साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। एक जमीन पे बिल्डिंग बनानी है, वहां पे पुराना बंगलो है, वो बंगलो को डिमोलिश करना पड़ेगा नई 10 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जो बंगलो को डिमोलिश करते हैं ना, वो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ही तो है। साइट को रेडी कर रहे हैं नई बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो भी ऐड होएगा, वो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है। एक मशीनरी ला रहा हूं, उसके लिए स्टैंड बनवाया मैंने मशीनरी रखने के लिए, वो भी तो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ही है। फिर मेरे लोकेशन पे आ गई मशीनरी, आने के बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा, हाँ आने के बाद में इंस्टॉलेशन, असेंबल करना पड़ा तो फिक्सेशन, इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन और इरेक्शन चार्जेस। और इरेक्शन चार्जेस। इंस्टॉलेशन, फिक्सेशन और इरेक्शन चार्जेस। लो मशीनरी इंस्टॉल भी हो गई, लेकिन इंस्टॉल करने वाला जो प्रोफेशनल पर्सन है तो उसकी फीस देनी पड़ेगी। ये क्या रेगुलर एम्प्लॉय थोड़ी है, हर महीने फीस थोड़ी देंगे। ये एसेट को इंस्टॉल करने के लिए तो फीस दिया, वन टाइम कॉस्ट है। ओनली फॉर दिस एसेट वी आर इनकरिंग दिस एक्सपेंसेस। नाउ द मशीनरी इज रेडी। और ये आइसक्रीम बनाने की मशीन है। अब इससे आइसक्रीम बराबर बनती है क्या नहीं बनती है, उसके लिए हम लोग ने थोड़ा इसको मशीनरी का ट्रायल करके देखा। लेकिन जब ट्रायल किया ना, ट्रायल रन में मटेरियल लगा, अगर आइसक्रीम बनानी है ना इससे, सो मटेरियल दैट इज अ मिल्क, क्रीम, शुगर, ये सब लगेगा मटेरियल। लेबर काम करेगा, लेबर एक्सपेंसेस भी आएगा, अदर ओवरहेड्स भी आएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रायल रन चार्जेस। हाँ ट्रायल रन चार्जेस। फिर वो आइसक्रीम बनके तैयार हो गई, अपने सब स्टाफ को हमने आइसक्रीम दी, सब स्टाफ को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आइसक्रीम मशीन से बनाई थी। सब स्टाफ ने शगुन का 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, 101 रुपया, 501 रुपया दिया। ये कोई सेल नहीं हुई, सबने फर्स्ट टाइम इससे कुछ प्रोडक्शन किया है। तो उसको बोलते हैं ट्रायल रन चार्जेस माइनस इनकम फ्रॉम ट्रायल रन। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड इनकम फ्रॉम ट्रायल रन माइनस करने का, और ये नेट ट्रायल रन चार्जेस ऐड करने का। ये कोई मेन प्रोडक्शन चालू नहीं हो गया है। और कोई भी खर्चा वो मशीन या वो एसेट को अपने लोकेशन तक लाने में लगे, वन टाइम कॉस्ट जो मशीन के लिए ही लगा है, वो सब अपने को ऐड करना पड़ेगा। सो एनी अदर, लिखोगे एनी अदर एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड विथ, any other expenses directly related with acquisition. Any other expenses directly related with acquisition. Directly related with acquisition. ये सारे हो गए अदर एक्सपेंसेस। ये लो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, और ये रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस, इन सबको मैं बोलूंगा रिलेटेड एक्सपेंसेस।
These are related expenses related to acquisition. These are related expenses. लेकिन और एक चीज ऐड करने बोला है. क्या ऐड करने बोला है? एस्टिमेटेड रिमूवल कॉस्ट. अब ये एस्टिमेटेड रिमूवल कॉस्ट क्या है? ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आज नहीं तो कल स्क्रैप तो करोगे ना. अरे एंडलेस लाइफ थोड़ी है इसकी. आज नहीं तो कल स्क्रैप तो करना पड़ेगा. तो कुछ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनको स्क्रैप करने में भी खर्चा आता है. जिनके स्क्रैप में भी खर्चा आता है, जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जहाज, उनको स्क्रैप करते हैं ना. शिप ब्रेकिंग का तो बिजनेस है पूरा. उसको काफी समय लगता है और खर्चा लगता है उसको ब्रेक करने में. बनाने में भी टाइम लगता है तो उसको ब्रेक करने में भी टाइम लगता है. न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. फिर हम लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज, विंड मिल्स, फिर वो जो डैम्स होते हैं, टरबाइन रोटेट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. हाँ, एकदम फोर्स में पानी आता है ना, टरबाइंस रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. वो सब पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता. अगर हम लोग यूरेनियम से न्यूक्लियर पावर, वो रिएक्टर प्लांट्स बना लेते हैं ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाने लगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मिलेगी विदाउट एनी लोड शेडिंग. हाँ, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा, इसको स्क्रैप करना पड़ेगा, यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी. तो इसको स्क्रैप करने के लिए भी हम लोगों को साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स चाहिए. एक प्रोसीजर है, कम से कम 25 से 30 लाख, 50 लाख रुपए इसको स्क्रैप करने में जाता है. क्योंकि अगर रेडिएशंस लीक हो गया ना, न्यूक्लियर यूरेनियम का रेडिएशंस लीक हो गया ना, तो एक्चुअली लोगों को मारना थोड़ी है, डेथ होनी शुरू हो जाएगी. रेडिएशन से कई साल तक, कई वर्षों तक वहाँ पे ह्यूमन जनरेशंस डिफेक्टिव पैदा होते हैं. यू नो अबाउट हिरोशिमा एंड नागासाकी. सो रेडिएशंस लीक नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए प्रोसीजर होता है. और जो इसके स्क्रैप में खर्चा लगने वाला है उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड रिमूवल कॉस्ट, दैट इज डीकमीशनिंग एक्सपेंस. उसको भी आज ही ऐड करो क्योंकि वो भी एक बड़ा एक्सपेंसेस है. लेकिन सर आज वो पे नहीं कर रहे, उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे. सर वो 10 साल के बाद में 10 लाख रुपया लगने वाला है, तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो ना डिस्काउंटिंग करके, और प्रेजेंट वैल्यू ऐड करो. तो यहां पे अपने को और एक चीज ऐड करना पड़ेगा, दैट इज प्लस प्रेजेंट वैल्यू. present value of decommissioning expenses, that is present value of cost of removal. Present value of cost of removal. हाँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिमूवल. लेकिन कोई गवर्नमेंट का ग्रांट मिल गया ना तो वो माइनस कर देना प्लीज. ऐसा मैंने AS12 में सिखाया था. गवर्नमेंट ग्रांट फॉर फिक्स्ड एसेट्स मिलता है तो वो माइनस कर देने का. कोई गवर्नमेंट का ग्रांट मिला तो वो माइनस कर देने का. और फिर जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ पीपी. देखो, इमीडिएट पेमेंट दिया, खरीद लिया, लेकिन इतना खर्चा लगा उसके पीछे. और ये जो वैल्यू आई है, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ पीपीई. दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ पीपी. इसमें 3 एलिमेंट है. इसमें देखो 3 एलिमेंट है. पहला एलिमेंट है परचेज प्राइस, सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू कैश बैंक. फिर रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू कैश बैंक. लेकिन ये डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस आज नहीं पे कर रहे, 10 साल के बाद पे करना है. तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर रिमूवल कॉस्ट. कोई रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगी तो प्लीज मत इंक्लूड करना. रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा तो इंक्लूड नहीं करना. लिख दो, नॉन रिफंडेबल ही आना चाहिए.
लिखो दी अबाउ कॉस्ट शुड नॉट इंक्लूड refundable ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसमें कोई रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड नहीं करना, मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता देता हूं। लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सी ये लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जहां पे अगर कोई लाइव बैच ज्वाइन करता तो मैं उसको अलाउ कर देता। अब इसके बाद में कोई भी लाइव बैच में मैं अलाउ नहीं करूंगा। इसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स को लेना होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं बाद में भी, बट ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद में सारे स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी टोटल कॉस्ट है उसके लिए जो परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, परचेज प्राइस प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेकिन वो जो रिमूवल चार्जेस था उसके लिए प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर रिमूवल कॉस्ट। टू प्रोविजन फॉर रिमूवल कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एक्सपेंस, ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस पे एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं तो तुमको क्लैरिटी आएगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं तो तुमको पता चलेगा। एक ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद में मैं एग्जांपल कराता हूं। जस्ट टेक अ ब्रेक, काफी लंबा लेक्चर हो गया अपना। एक ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद कराता हूं।